नमस्कार। प्रवास साक्षी न्यूज सेंटर और आप सभी का स्वागत है। भारतीय विदेश मंत्रालय की साप्ताहिक प्रेस वार्ता में प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों, विशेषकर मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच भारत की सक्रिय और संतुलित विदेश नीति का विस्तृत चित्र प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने हाल के दिनों में ईरान के विदेश मंत्री के साथ 3 दौर की बातचीत की है। इन वार्ताओं में मुख्य रूप से समुद्री जहाजरानी की सुरक्षा और भारत की ऊर्जा सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इन वार्ताओं के बारे में अभी अधिक विस्तार से बताना सही नहीं है, क्योंकि क्षेत्र की स्थिति अभी संवेदनशील और बदलती हुई है। हम आपको बता दें कि फारस की खाड़ी क्षेत्र में हाल के घटनाक्रम के कारण तनाव बढ़ गया है और समुद्री व्यापार मार्गों की सुरक्षा को लेकर चिंता भी बढ़ रही है। विशेष रूप से हॉर्मुज जलडमरू मध्य वैश्विक तेल व्यापार का अत्यंत महत्वपूर्ण मार्ग है और भारत की ऊर्जा आपूर्ति का भी बड़ा हिस्सा इसी मार्ग से आता है। हम आपको यही बता दें कि ईरान ने भारतीय ध्वज वाले जहाजों को हॉर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित गुजरने की अनुमति दे दी है। हालांकि इस क्षेत्र में समुद्री यातायात की गति हाल की सैन्य कार्रवाइयों के बाद काफ़ी धीमी हो गई है। भारत सरकार लगातार क्षेत्र की स्थिति पर नज़र बनाए हुए है। प्रेस वार्ता में प्रवक्ता ने ईरान में रह रहे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और वापसी के प्रयासों की जानकारी भी दी। उन्होंने बताया कि लगभग 9,000 भारतीय नागरिक ईरान में रह रहे हैं। इनमें विद्यार्थी, नाविक, व्यापारी और पेशेवर लोग हैं और कुछ तीर्थयात्री भी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि कई भारतीय नागरिक, विशेष रूप से विद्यार्थी, पहले ही देश लौट चुके हैं। तेहरान में रह रहे कई भारतीयों को सुरक्षित स्थानों और अन्य शहरों में स्थानांतरित किया गया है। विदेश मंत्रालय उन भारतीय नागरिकों की भी सहायता कर रहा है जो स्थल सीमा मार्ग से अजरबैजान और आर्मेनिया के रास्ते वाणिज्यिक उड़ानों के माध्यम से भारत लौटना चाहते हैं। मंत्रालय उन्हें वीजा उपलब्ध कराने और सीमा पार करने में भी मदद कर रहा है। प्रवक्ता ने भारतीय नागरिकों से अपील की है कि जो लोग जमीनी सीमा के माध्यम से ईरान से बाहर निकलना चाहते हैं, वह दूतावास द्वारा जारी परामर्श का पालन अवश्य करें। प्रेस वार्ता के दौरान रणधीर जायसवाल ने यह भी बताया कि 5 मार्च को भारत सरकार की ओर से विदेश सचिव ने ईरान के दूतावास जाकर शोक पुस्तिका पर हस्ताक्षर किए थे। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक टिप्पणी करने से पहले तथ्यों की जानकारी होना आवश्यक है और बिना जानकारी के टिप्पणी करना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि जिस दिन शोक पुस्तिका रखी गई थी, भारत ने उसी दिन उस पर हस्ताक्षर किए थे। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में खाड़ी सहयोग परिषद द्वारा प्रस्तुत एक प्रस्ताव का भारत ने सह प्रायोजन किया है। इस प्रस्ताव को 135 देशों का समर्थन प्राप्त है। प्रवक्ता ने बताया कि यह प्रस्ताव भारत के कई महत्वपूर्ण दृष्टिकोणों को दर्शाता है। खाड़ी क्षेत्र में भारतीय समुदाय की बड़ी संख्या रहती है और उनकी सुरक्षा तथा कल्याण भारत के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। साथ ही यह क्षेत्र भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऊर्जा सहयोग के विषय में प्रवक्ता ने यह भी बताया कि भारत अपने पड़ोसी देशों को परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पादों का प्रमुख निर्यातक है। बांग्लादेश सरकार ने भारत से डीजल आपूर्ति का अनुरोध किया है, जिस पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 2017 से बांग्लादेश को डीजल निर्यात जारी है, परंतु किसी भी निर्णय से पहले भारत की परिष्करण क्षमता, घरेलू आवश्यकता और उपलब्धता को ध्यान में रखा जाएगा। इसी प्रकार श्रीलंका और मालदीव सहित कई अन्य देशों से भी ऊर्जा सहायता के अनुरोध प्राप्त हुए हैं। प्रवक्ता ने यह भी बताया कि ईरान ने 20 फरवरी को अपने 3 जहाजों को भारतीय बंदरगाहों पर ठहरने की अनुमति मांगी थी, जिसे 1 मार्च को स्वीकृति दे दी गई थी। इनमें से एक जहाज IRIS लावन 4 मार्च को कोच्चि पहुंचा और उसका दल फिलहाल भारतीय नौसेना की सुविधाओं में है। इसके अलावा पाकिस्तान द्वारा भारत कनाडा यूरेनियम समझौते पर की गई टिप्पणी को भारत ने सख्ती से खारिज किया है। रणधीर जायसवाल ने कहा कि परमाणु अप्रसार के मामले में भारत का रिकॉर्ड निष्कलंक है और इसे पूरी दुनिया मान्यता देती है। उन्होंने कहा कि जिस देश का गुप्त परमाणु प्रसार का इतिहास रहा है, उसे इस विषय पर उपदेश देने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि सीमा पार आतंकवाद के मामले में पाकिस्तान की विश्वसनीयता शून्य है और वह अक्सर अपने कृत्यों से ध्यान हटाने के लिए भारत पर आरोप लगाता है। उन्होंने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री ने मध्य पूर्व में संघर्ष शुरू होने के बाद खाड़ी क्षेत्र के कई नेताओं से बातचीत की है। इन वार्ताओं में उन्होंने संवाद और कूटनीति के माध्यम से शीघ्र शांति बहाली की आवश्यकता पर जोर दिया। साथ ही नागरिकों की सुरक्षा और जनहानि रोकने के महत्व को भी रेखांकित किया। नेपाल के संदर्भ में प्रवक्ता ने बताया कि वहां चुनावों के सफल समापन का भारत ने स्वागत किया है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय स्वतंत्र दल के अध्यक्ष रवि लामिछाने और वरिष्ठ नेता बालेन शाह से फोन पर बातचीत कर उन्हें जीत की बधाई दी और नेपाल के साथ साझी प्रगति और समृद्धि के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई।
देखा जाए तो विदेश मंत्रालय की आज की प्रेस वार्ता ने स्पष्ट किया कि वैश्विक संघर्षों और अनिश्चितताओं के दौर में भारत की विदेश नीति संतुलन, जिम्मेदारी और सक्रिय कूटनीति का उदाहरण प्रस्तुत कर रही है। ऊर्जा सुरक्षा, भारतीय नागरिकों की सुरक्षा, क्षेत्रीय सहयोग और शांति की वकालत जैसे कदम यह दर्शाते हैं कि भारत विश्व मंच पर एक जिम्मेदार और विश्वसनीय शक्ति के रूप में उभर रहा है। आइए देखते हैं प्रवक्ता की ओर से बताई गई अन्य बड़ी बातें। पिछले कुछ दिनों में विदेश मंत्री और ईरान के विदेश मंत्री के बीच 3 बार बातचीत हुई है। अंतिम बातचीत में शिपिंग की सुरक्षा और भारत की ऊर्जा सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। इसके अलावा अभी मेरे लिए कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। कादम्बनी, जहां तक आपका सवाल है, 2 जहाज को लेके मेरे ख्याल से 5:30 बजे एक और प्रेस ब्रीफिंग है, जिसमें हमारे शिपिंग मंत्रालय के साथीगण वहां होंगे। उनके पास अगर आप ये सवाल लेके जाएं, शायद क्योंकि बहुत टेक्निकल है, मेरे पास इतना अपडेट नहीं है, वो शायद आपका जवाब सही ढंग से दे सकते हैं। प्रणय, ऑन इंडियंस इन ईरान, देखिए ईरान में करीबन 9,000 हमारे भारतीय नागरिक हैं। उसमें से ज्यादातर लोग वहां शिक्षा के लिए गए हों, चाहे वो मेडिकल शिक्षा हो या कोई अन्य शिक्षा हो। वहां पर नाविक लोग भी हैं, कुछ व्यवसाय जगत से जुड़े लोग हैं, कुछ वहां पर जो लोग पिलग्रिम्स के रूप में वहां पर गए हैं वो लोग हैं। इनमें से कई लोग जब 14 जनवरी को और 23 फरवरी को हम लोगों ने एक एडवाइजरी जारी की थी कि आप देश छोड़ें, तो बहुत सारे लोग, खासकर स्टूडेंट्स, वहां से ईरान छोड़ के हमारे यहां घर वापस आ गए। उसके बाद भी जब युद्ध शुरू हुआ, ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ, तो हम लोगों ने बहुत सारे छात्रगण जो तेहरान में थे और अन्य लोग जो तेहरान में थे, पिलग्रिम्स, उनको हम लोगों ने वहां से अन्य शहरों में हम जाके उनको ले गए ताकि उनकी सुरक्षा पर ध्यान दिया जाए। बहुत सारे ऐसे भारतीय नागरिक हैं जो इच्छुक हैं कि वहां से ईरान से वापस आएं, और उसके लिए वो लोग सड़क मार्ग से आर्मीनिया और अजरबैजान जाके और इन दोनों देशों से जो कमर्शियल ऑप्शंस है हवाई जहाज का, उसको लेके वो हिंदुस्तान भारत वापस आना चाहते हैं। उनको हमारी एम्बेसी मदद कर रही है वीजा के साथ, और साथ ही साथ जाके वहां आपको बॉर्डर पार करना पड़ता है, वहां पे जो गतिविधियां होती है उनके साथ हमारी एम्बेसी उनको मदद कर रही है। और मैं साथ ही साथ ये कहना चाहता हूं कि जो भी भारतीय नागरिक ईरान से वापस आना चाहता है वो हमारे एम्बेसी से वो संपर्क करें। हम लोगों ने एक एडवाइजरी जारी की है खास उन लोगों के लिए जो कि लैंड बॉर्डर से आर्मीनिया और अजरबैजान को पार करके वहां से वापस भारत आना चाहते हैं। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि तेहरान में जो हमारा मिशन है वो पूरी तरह से कार्यरत है और हमारे भारतीय समुदाय के साथ जुड़ा हुआ है, उनके हित के लिए और उनकी सुरक्षा के लिए। जहां तक प्रणय आपने जहाज की बात कही, कल मेरे ख्याल से हमारे जो साथीगण हैं जहाज के मंत्रालय से, उन्होंने बताया था, एक अंक आपको दिया था, तो उस पर और भी खुलासा आज जब प्रेस में हमारी बातचीत होगी तो उस पर शायद आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं। इसके बारे में लेटेस्ट अपडेट मेरे पास नहीं है। देखिए, हमने जो हमारी बातचीत हुई हमारे विदेश मंत्री और ईरान के विदेश मंत्री के बीच में, उसके बारे में आपको मैंने ब्यौरा दिया और उससे अवगत कराया, तो मैं उससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूं। Rishabh, you had a question on Pakistan about the statement that they had made. So on that, I would like to say that we reject such baseless allegations. It has become second nature for Pakistan to blame India for its misdeeds. As a state sponsor of terrorism for decades, Pakistan has zero credibility when it comes to cross-border terrorism. No amount of storytelling is going to alter this reality, nor is anyone fooled by Pakistan's assumed victimhood. Here, you had asked about the conversation between Foreign Minister
Lavrov and External Affairs Minister. Post the conversation which happened yesterday, if I'm not wrong, we have given details of that conversation where the two leaders shared their perspectives and assessment on the ongoing conflict, and several other issues were also discussed. Our Prime Minister, as you know, that he has spoken to several leaders in the Gulf after the conflict started. In these conversations, he stressed on the need for dialogue and diplomacy so that early peace can return. He also underlined the need to avoid civilian casualties, and he focused on the priority for protection of civilians. We have a large Indian community in the GCC countries, and obviously their security and welfare is of utmost importance. This was highlighted. We also, in several cases, condemned the violation of sovereignty and territorial integrity of states. As far as contacts with Iran is concerned, yes, our External Affairs Minister has been talking with his counterpart, and 3 conversations have happened in the recent few days. As far as the impact of the war, it is there for everybody of this conflict to see what's happening around, and obviously, several issues, several of our lives have been impacted by it, and not just ours, but of people and countries around the world. Urges on energy assistance to countries in the neighborhood. First, I would come to Bangladesh. As you know, India is a major exporter of refined petroleum products, especially to our neighborhood. We have received a request from the government of Bangladesh, which is being examined. Given our people-centric and development-oriented approach to relations with Bangladesh, we have been supplying diesel from Numaligarh refinery since 2007 through various modes, which includes waterways, rail, and later through the India-Bangladesh Friendship Pipeline. A sale purchase agreement was signed in October 2017 between Numaligarh Refinery and Bangladesh Petroleum Corporation for supply of high-speed diesel on mutually agreed terms. It bears mention that whilst diesel exports to Bangladesh have largely continued since 2017, India's refining capacity, our own requirements, and diesel availability will be factored in while taking decisions. In addition, I would also like to say that we have received such requests from several other countries, including Sri Lanka and Maldives, and these are being examined, taking into account our own energy requirements and availability that we have. जैसा कि आप जानते हैं, भारत रिफाइंड पेट्रोलियम उत्पादों का प्रमुख निर्यातक है, विशेष रूप से हमारे पड़ोसियों के लिए. जैसा कि मैंने अभी बताया, बांग्लादेश का हवाला दिया. हमने बांग्लादेश सरकार के डीजल आपूर्ति के लिए उनसे एक अनुरोध हमको प्राप्त हुआ है, जिस पर विचार किया जा रहा है. बांग्लादेश के साथ संबंधों के प्रति हमारे जन केंद्रित और विकास उन्मुख दृष्टिकोण को देखते हुए हम 2007 से नुमालीगढ़ रिफाइनरी से विभिन्न माध्यम मतलब कि जल मार्ग, रेल मार्ग और बाद में भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन जो बनाया गया, उसके माध्यम से डीजल की आपूर्ति उनके लिए कर रहे हैं. अक्टूबर 2017 में नुमालीगढ़ रिफाइनरी और बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के बीच एक पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों पर हाई स्पीड डीजल की आपूर्ति के लिए एक सेल परचेज एग्रीमेंट, बिक्री खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे. यह उल्लेखनीय है कि हालांकि 2007 से बांग्लादेश को डीजल का निर्यात काफी हद तक जारी रहा है, लेकिन निर्णय लेते समय भारत की रिफाइनरी कैपेसिटी, हमारी अपनी आवश्यकता और डीजल की उपलब्धता को ध्यान में रखा जाएगा. इसके अलावा हम लोगों को हमारे पड़ोस के देशों से और कई एक देशों से, वो जिसमें कि श्रीलंका भी शामिल है और मालदीव भी शामिल है,
उनसे एक रिक्वेस्ट आया है और हम लोग उस पर उसको एग्जामिन कर रहे हैं और ये देखते हुए कि हमारी अपनी खुद की कितनी खुद का कितना रिक्वायरमेंट है और साथ ही साथ किस प्रकार की अवेलेबिलिटी इन चीज़ों की है हमारे पास. Firstly, yes, we have co-sponsored the GCC led resolution at the UN Security Council. We have 135 countries who have co-sponsored this particular resolution. The resolution reflects several of our positions. As you know, that we have a large diaspora in the GCC countries, and their well-being and welfare is of utmost importance. The Gulf is also very important for our energy security needs. As far as the other aspects of your questions are concerned, we have issued statements dated 20th February, on 3rd March, and thereafter External Affairs Minister also made a suo motu statement in the Parliament where he's dealt with all issues that some of the issues that you referred to. As far as the question of the school children you talked about is concerned, as I've said, we have issued several statements on the ongoing conflict. We have underlined the need for prioritizing the safety of all civilians. We regret the precious lives lost, and express our grief in that regard. Jessica, coming to your question on the condolence book signing, let me clarify the issue for you and for everybody here. As you are aware, Foreign Secretary signed the condolence book at the Iranian embassy on behalf of the Government of India. He did so on 5th March itself, which was the first day of the opening of the book. It would do well for commentators to first update themselves on important matters before they choose to speak in public. Such ill-informed comments are best avoided. Your other question was again about India-Canada deal, on which some statement has been made. Let me say, we reject the statement made by Pakistan on the matter. India's credentials regarding non-proliferation are impeccable and well recognized by the global community. A country with a well-documented history of clandestine nuclear proliferation can hardly preach the virtues of export controls and proliferation risks. Such ludicrous statements are nothing more than an attempt by Pakistan to distract from its own abysmal record. जैसा कि मैंने बताया था आपको कि कई सारे देशों से हमको उनकी तरफ से रिक्वेस्ट आया है और उस रिक्वेस्ट को हम लोग अभी उसको एग्जामिन कर रहे हैं और एग्जामिन करने के दरमियान में हम ये देख रहे हैं कि इसकी कितनी आपूर्ति है और कितनी अवेलेबिलिटी है हमारे पास में और हमारी अपनी खुद की कितनी हमारी ज़रूरत है. Gautam, on your question, see, there is a press release which was issued by the West Bengal Police on this particular matter. Now, this particular matter, it involves law enforcement related investigation which is ongoing. So, therefore, it would not be appropriate for me to comment on this particular matter. हमारे विदेश मंत्री ने पार्लियामेंट में 9 मार्च को एक सुओ मोटो बयान जारी किया था. उस बयान के तहत उन्होंने बताया था कि ईरान की तरफ से 28 फरवरी को 3 जहाज़ों को हमारे यहाँ लंगर डालने के लिए उन्होंने परमिशन मांगा था, अनुमति मांगी थी. हम लोगों ने 1 मार्च को ये अनुमति दी. आयरिस लवान जो है 4 मार्च को कोच्चिन आया, कोच्चिन बंदरगाह में उन्होंने लंगर डाला और उनके जो क्रू के सदस्य हैं वो अभी हमारे भारतीय नौसेना के परिसर में हैं और इस मुद्दे पर और जानकारी जो भी नए इस पे जो डेवलपमेंट होते हैं उससे हम आपको अवगत कराते रहेंगे. Manas, now your question, see, we have been issuing regular statements. The statement made by the External Affairs Minister in the Parliament is comprehensive. He has given an account of how we have actively, all our embassies in the region have reached out to the community. They have issued advisories. They're helping our people, our tourists who are stranded there, several other Indian nationals, and helping them to come back to India. A large number of them
have come back. We also have commercial flight options available from several destinations, and those are being utilized for by our nationals to come back. We've also, in the Ministry of External Affairs, we have set up a special control room where we get queries and emails from our nationals as to how we can help them, and we are doing our best to keep to help our Indian nationals and our community in the GCC countries and elsewhere. On your second question, we have seen some reports, what you referred. We are closely following the developments in the ongoing conflict. We will take appropriate measures as per our assessment. Regarding the visit of the DGFI, I think, yes, he was here on the sidelines of the Raisina dialogue. He had a meeting with several of his interlocutors here. Seema, on to your question, see, I've already said that Foreign Secretary signed the condolence book at the Iranian embassy on behalf of the government of India, and he did so on the first day of the opening of the book on 5th March. Foreign Secretary on behalf of the government of India signed this book, the condolence book, and I've already spoken about it, so I will refer you to my statements made in this regard. Sachin, to your question, see, the External Affairs Minister made a statement in the Parliament, so please refer to that. In addition, I would like to say that we've had constant engagement between India and Iran. We have External Affairs Minister speaking to the Foreign Minister of Iran, External Affairs Minister speaking to Foreign Minister of Iran several times in the last few days. Yashi, to your question on Nepal, well, we saw that after the successful conclusion of elections in Nepal, we have welcomed the conclusion of the election, and our Prime Minister, he has had telephonic conversations with Mr. Rabi Lamichhane, who happens to be the chairman of Rashtriya Swatantra Party, RSP, as also with Mr. Balend Shah, who is a senior leader of the party. He congratulated both leaders on their electoral victory and on their parties, that is RSP's resounding success. PM conveyed to them that as a close friend and neighbor, India remains steadfast in its commitment to working closely with the people of Nepal and the new government, and to scale new heights of shared progress, prosperity, and peace, progress, and prosperity. As you know, that India and Nepal have unique and multifaceted partnership and relationship, and we expect this dynamic to continue and grow from strength to strength in the coming days and years ahead. अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।